स्वागत है हमारे एक और वीडियो के अंदर। कल कक्षा 8 का जो विज्ञान विषय का जो पेपर हुआ, आज हम उसी का सॉल्यूशन लेकर आए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और हम एक-एक प्रश्न के सॉल्यूशन को देखने वाले हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं ऑब्जेक्टिव सवालों से। पहला सवाल आया था, खेत में फसल के साथ अन्य अवांछित पौधों को हटाने को क्या कहते हैं? देखिए, जो फसलों के साथ उगने वाला जो खरपतवार है, उसको हटाने क क्या बोलते हैं? थ्रेसिंग, कटाई, निराई या फटकना। तो उसको हम क्या बोलते हैं? निराई कहते हैं। पहला ऑप्शन इसका जो तीसरा ऑप्शन है इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? निराई। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा? निराई आंसर हो जाएगा। दूसरा सवाल, पंचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में पाए जाने वाले प्राणी जात निम्न में से कौन से हैं? तो पंचमढ़ी जैव आरक्षित क्षेत्र में कौन सा प्राणी जात पाया जाता है? जंगली भैंसा, बारहसिंगा, उड़ने वाली गिलहरी या बाघ। तो आंसर हो जाएगा इसका उड़ने वाली गिलहरी। तो जो पंचमढ़ी जैव मंडल क्षेत्र जो मध्य प्रदेश के अंदर है, उसमें प्राणी जात है जो है उड़ने वाले गिलहरी। किसी खेत में पोषकों की कमी हो गई, इसको पूर्ति करने के लिए कौन सा तरीका अपनाएंगे? तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है, फसल चक्रण, फलीदार पौधों को उगाना, जैविक खाद का उपयोग, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। ये सारे के सारे जो प्रोसेस है वो क्या करेंगे? पोषकों की कमी को पूरा करेंगे। फिर चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा जो अगला सवाल है, सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 के अंदर था, कपड़ों को कीड़ों से बचाने के लिए उपयोग में ले जाने वाली नेपथलीन की गोलियां किससे प्राप्त होती है? तो वो प्राप्त होती है आपके कोलतार से। तो जो नेपथलीन की गोलियां है वो कोलतार से प्राप्त होती है। तड़ी झंझावात के समय अगर आप घर से बाहर हो तो बचाव के लिए कौन सा उपाय करोगे? अगर आप घर से बाहर हो, तड़ी झंझावात, जोर के आवाज़ों के साथ में बिजली चमक रही है, तड़ी झंझावात हो रहा है, तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हो? तो खुले मैदान में चले जाएंगे, ऊंचे मैदान पर चले जाएंगे, ज़मीन पर सिमट कर नीचे बैठेंगे या छाता लेकर चले जाएंगे। तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे? ज़मीन पर सिमट कर बैठ जाएंगे। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर चलते हैं अपने छठे सवाल की तरफ। हमारा छठा सवाल जो है कि अगर आप एक वस्त्र डिजाइनर, यानी कि आप वस्त्रों को डिजाइन करते हैं और वस्त्रों में नए पैटर्न को बनाने के लिए कौन से यंत्र का उपयोग करोगे? देखो, यहाँ पर इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों दे रखे हैं। तो यू आर ए फैब्रिक डिजाइनर, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस यू विल यूज मेक न्यू पैटर्न ऑफ फैब्रिक। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा बहुमूर्तिदर्शी, यानी कि आपका हो जाएगा क्लेडियो स्कोप हो जाएगा, जो क्या करता है? आपके इस यंत्र का उपयोग किया जाता है। चलते हैं अपने सातवें सवाल की तरफ। हमारा जो सातवां सवाल है, पेट्रोलियम को काला सोना कहते हैं, ब्लैक गोल्ड। तो क्यों कहते हैं? इसका रीजन क्या है? इसका रंग काला होने के कारण, बहुत अधिक व्यावसायिक महत्व। देखो, इसका बहुत ही ज़्यादा कमर्शियल इंपॉर्टेंट है, यानी कि व्यवसाय के रूप में बहुत इसका महत्व है, बहुत यूज किया जाता है, इसलिए उसको काला सोना कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा इसका ब। ठीक है। आप एक आदमकद दर्पण के सामने खड़े बनने वाले प्रतिबिंब का विश्लेषण कर सही विकल्प का चयन कीजिए। देखो, यहाँ पर आपको ऑप्शन देकर, यू आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ ए फुल लेंथ मिरर, एनालाइज द इमेज फॉर्म, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपके? यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका, यहाँ पर उस कंडीशन में आपको दाया भाग बाया, बाया भाग दाया दिखाई देगा। तो उस कंडीशन में आंसर क्या हो जाएगा आपका? स आंसर हो जाएगा। फिर चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है सवाल नंबर 9। पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग को बुझाने के लिए सबसे अच्छा अग्निशामक क्या है? विच ऑफ द बेस्ट एक्सटिंग्विशर टू एक्सटिंग्विश फायर एंड द इन्फ्लामेबल मेटेरियल लाइक पेट्रोल एंड वाई। तो इसमें जो CO2 होती है, देखो CO2 क्या करती है? आपको आग को बुझाने, अग्निशामक का काम करती है। O2 क्या करती है? आग को जलने में सहायक होती है। CO2 क्या करती है? आपका एक अग्निशामक का काम करती है। अगला सवाल है, निषेचन से आप क्या समझते हैं? फर्टिलाइजेशन पता ही है, नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन। नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है। और ये कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आंतरिक निषेचन और एक होता है बाह्य निषेचन। तो ये 2 प्रकार के निषेचन पाए जाते हैं। ठीक है। अपना अगला सवाल है, जीवाणु और विषाणु में अंतर, जीवाणु विषाणु से होने वाले रोगों के नाम। तो देखिए, जीवाणु और विषाणु में अंतर। देखो, जीवाणु बेसिकली क्या होता है? जीवाणुओं के लिए होस्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। होस्ट का मतलब होता है कि जीवाणु को एंटर करने के लिए किसी
होस्ट पैरासाइट, ये होस्ट की ज़रूरत पड़ती है। किसी जैसे इंसान है तो इंसान में की जीवाणुओं को रोक करने के लिए किसी होस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन विषाणु को क्या होता है, किसी होस्ट की ज़रूरत पड़ती है ताकि वो उसके अंदर एंटर करके उसको रोगी बना सके। तो इस प्रकार से एक तो अंतर ये हो गया जीवाणु और विषाणु से होने वाला एक एक रोग। जैसे कि जीवाणु से आपका क्षय रोग होता है, टीबी होती है, आपका पेचिश होता है, तपेदिक रोग होता है, हैजा रोग होता है, ये सारे के सारे आपके जीवाणु से होता है। विषाणु की बात करें तो एचआईवी, एचआईवी क्या है, एड्स रोग है जो विषाणु से होता है। इसके अलावा आपके खसरा मीजल से, ये विषाणु से होता है। आपका खांसी जुकाम विषाणु से होता है। तो ये होने वाले रोग है आपके जीवाणु और विषाणु से। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा जो अगला सवाल था निषेचन हो गया, जीवाणु वाला हो गया, ये हमने बता दिया है। अगला सवाल था आपके 11वां सवाल हो गया। 12वां सवाल है महिला की आवाज़ किसी पुरुष की अपेक्षा अधिक तीखी क्यों होती है? क्योंकि बेसिकली क्या होती है, महिला की जो आवाज़ होती है वो कैसी होती है, हाई पिच होती है। कैसी होती है, हाई पिच की होती है। और जो मेल होती है उसकी जो आवाज़ होती है वो कैसी होती है, लो पिच की होती है। तो बेसिकली ये एक रीज़न होता है कि महिलाओं की आवाज़ पुरुषों की अपेक्षा कैसी होती है, अधिक तीखी होती है। अगला सवाल है हमारा सूक्ष्म जीवों के मुख्य प्रकार। देखो ये तो आपके बहुत अच्छा सवाल है, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है कि आपके चैप्टर नंबर 2 के अंदर सूक्ष्म जीवों को 4 भागों में डिवाइड किया गया है, जिसके अंदर आपके देखो एक आपका है जीवाणु, एक तो आपका है जीवाणु, जीवाणु है, इसके अलावा जीवाणु, प्रोटोजोआ, शैवाल और कवक, ये 4 प्रकार के मुख्य आपके प्रकार दे रखे। जीवाणु जिसको बैक्टीरिया भी बोलते हैं, शैवाल बोलते हैं, कवक बोलते हैं और प्रोटोजोआ बोलते हैं। ये 4 प्रकार आपके दे रखे हैं, आपके इसके अंदर 4 प्रकार दे रखे हैं। फिर चलते हैं, अपना अगला सवाल है। अगले सवाल में आपके ट्रू और फॉल्स, सत्य और असत्य बताने थी। क्या थायरोक्सिन हार्मोन उत्पाद थायराइड ग्रंथि से होता है? बिल्कुल सही है, थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है। टेस्टोस्टेरोन एक नर हार्मोन है, ये तो वैसे बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल था कि टेस्टोस्टेरोन नर हार्मोन है, बिल्कुल सही है, टेस्टोस्टेरोन एक नर हार्मोन है। और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ये कैसे हैं, मादा हार्मोन है। इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन आमाशय से होता है? बिल्कुल नहीं, इंसुलिन हार्मोन का स्त्राव होता है वो किससे होता है, अग्नाशय से होता है। तो ये आपका गलत हो गया, अग्नाशय से होता है, आमाशय लिखा हुआ है, तो ये हो गया आपका असत्य। कीटों में कायांतरण का नियंत्रण कीट हार्मोन के द्वारा होता है? बिल्कुल नहीं, ये भी आपका हो गया असत्य। तो आपको इसमें सत्य असत्य बताने, बड़ा सिंपल सा सवाल था। अगला सवाल था कि द्रव तथा गैस बर्तनों की दीवार पर क्या लगाती है, आपका दाब लगाती है। क्या लगाती है, बल नहीं लगाएगी, दाब लगाती है। चुंबक द्वारा लगाया गया बल कैसा होता है, असंपर्क बल लगा होता है। क्योंकि आकर्षक बल होता है, बेसिकली चुंबक द्वारा लगने वाला बल कैसा होता है, आकर्षक बल होता है। उस कंडीशन में अट्रैक्शन और अट्रैक्शन फोर्स होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, असंपर्क बल। किसी चुंबक का दक्षिणी ध्रुव दूसरे चुंबक के उत्तरी ध्रुव को क्या करेगा, आकर्षित करेगा। भाई जब दो विपरीत ध्रुव हो तो वो क्या करता है, एक दूसरे को आकर्षित करता है। तो इसमें आ जाएगा आपका आकर्षित। फिर चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। और एक और रह गया इसके अंदर, दरवाजा खोलने के लिए क्या लगाना पड़ेगा, हमें बल लगाना पड़ेगा। दाब तो यहाँ कुछ काम ही नहीं आएगा, बल लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा फोर्स आंसर। फिर बात करते हैं, मैच करना था, कॉलम फर्स्ट और कॉलम 2 को मिलाना था। खरपतवार नाशी इसमें से कौन सा है, तो खरपतवार नाशी इसमें से एक तो 2,4-D, क्या है 2,4-D। भंडार गृह जो अनाजों का भंडार करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, साइलो बोलते हैं। सिंचाई, सिंचाई के लिए क्या यूज करते हैं, ड्रिप तंत्र यूज करते हैं। और बुवाई के लिए क्या करते हैं, सीड ड्रिल का इस्तेमाल करते हैं। तो बड़ा सिंपल सा था, आपको मैच करना था। अगला सवाल है, किसी व्यक्ति के वस्त्र आग पकड़ लेते तो व्यक्ति को कंबल से लपेटने की सलाह क्यों दी जाती है? क्योंकि क्या होता है, बेसिकली जो कंबल जो होता है वो क्या करता है, CO2 को क्या कर देता है, दबा देता है। CO2 की जो इंटेंसिटी होती है उसको क्या कर देता है, धीरे धीरे कम कर देता है। तो इसलिए बेसिकली क्या करते हैं, ज़्यादा आग पकड़ने से बचाने के लिए, ज़्यादा लपटे बनने से उसको रोकने के लिए क्या करते हैं, व्यक्ति को क्या किया जाता है, कंबल से लपेटा जाता है ताकि वो आग बुझ जाए और वो आगे उसको बढ़ने से उसको रोका जा सके। जैव विविधता के संरक्षण के लिए प्राकृतिक अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यानों का क्या महत्व है? तो देखो महत्व तो बेसिकली क्या है इसमें, इसको हम अगले सवाल में देखते, देखिए महत्व एक तो आपके ये हैं कि जैव मंडल और आरक्षित क्षेत्र क्या करते हैं, वन्य जीवों का संरक्षण। एक तो आपके क्या करेंगे, वन्य जीवों का संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण। पहला तो मेन मोटिव यही है कि वन्य जीवों का संरक्षण। इसके अलावा उनको हंटिंग होने से रोका जाए, शिकार होने से रोका जाए ताकि उनकी संख्या को बढ़ाई जा सके, एक दूसरा मोटिव ये है। तीसरा संकटापन्न प्रजातियाँ, जो संकटापन्न प्रजातियाँ हैं, संकटापन्न
प्रजातियां हैं, उन संकटापन्न प्रजातियों को नष्ट होने से या खत्म होने से, विलुप्त होने से बचाया जा सके, ताकि उनके ऊपर जोर दिया जा सके, उनका संरक्षण किया जा सके। इससे जीव जंतुओं और वनस्पतियों की जो संख्या है, उनकी जो प्रजातियां हैं वो क्या होगी, धीरे धीरे वृद्धि करेगी, उनकी संख्या में बढ़ेगी। तो ये कुछ 3-4 रीजन है, कई सारे रीजन है, वैसे मेन 3-4 रीजन है जिससे क्या है आपके जीव जंतुओं का संरक्षण और पेड़ पौधों के संरक्षण के लिए प्राकृतिक अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान बनाए गए हैं। अगला सवाल है आपका कि चित्रानुसार आपको एक रबड़ की गेंद को समान ऊंचाई पर ढलान वाली चिकनी और खुरदरी सतह पर उड़ गया तो कौन सी सतह पर गेंद अधिक दूरी पर जाएगी। देखो, ये चिकनी सतह और ये खुरदरी सतह। अब आपको पता है बेसिकली कि घर्षण के लिए क्या, जैसे एक चिकनी सतह होना बड़ा जरूरी है, सॉरी खुरदरी सतह होना बड़ा जरूरी है। खुरदरी सतह होगी तो वहाँ क्या होगी, वस्तु धीरे धीरे उसकी जो स्पीड होगी धीरे धीरे कम होगी, और एक समय ऐसा आएगा जैसे हम ब्रेक लगाते हैं गाड़ियों के, तो जैसे ब्रेक लगाते हैं तो जो ब्रेक टायरों के जो पहिए होते हैं वो कैसे होते हैं, गड्ढेदार होते हैं, उबड़ खाबड़ होते हैं, इसमें होल ऊपर जो खुरदरे होते हैं, और जो रोड होती है वो खुरदरापन होता है, उसमें कोई चिकनापन नहीं होता। जैसे ब्रेक लगाते हैं वो थोड़ी देर जाकर रुक जाती है, चिकनेपन में ऐसा नहीं होता, वो सीधा स्लिप हो जाती है। तो यहाँ पर क्या होगा, पहले चित्र में यहाँ पर घर्षण क्या कम है, घर्षण क्या होगा, यहाँ पर घर्षण कम होगा। तो जहाँ घर्षण कम होगा वहाँ घर्षण कम होगा तो गेंद क्या होगी, बहुत दूर तो जाएगी। अब खुरदरे में क्या है, गेंद ये वाले सतह कैसी खुरदरी है, तो उस कंडीशन में यहाँ घर्षण ज़्यादा होगा इससे, तो यहाँ अधिक घर्षण होगा। जब अधिक घर्षण होगा तो क्या होगा, गेंद आगे जाके क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। तो इसमें क्या होगा, आपके दूरी अधिक तय करेगी, छिकने वाले में अधिक दूरी तय करेगी और खुरदरे में कम दूरी तय करेगी। अगला सवाल है, एक कार चालक तेज आवाज में गाने सुन रहा, कार चालक को सड़क सुरक्षा के संबंधित क्या सुझाव दोगे। देखो, पहली बात तो कार चलाते समय हमें पहली बात तो ये है कि हमें किसी भी मोबाइल का या किसी ऐसे उपकरण का उपयोग करना नहीं चाहिए। दूसरा, हमें ऐसी दुर्घटना होने की पूरी संभावना होती है, हमारा ध्यान भटकता है। पहली बात तो क्या होता है, ध्यान भटक जाता है, और ध्यान भटक जाता है तो इससे हमारा ध्यान अपने वाहन पर रहता नहीं है, सड़क पर रहता नहीं है, जिससे दुर्घटना होने की संभावना रहती है। तो ये जिससे जन धन की भी हानि होती है, व्यक्तिगत रूप से भी हानि होती है, आर्थिक रूप से भी हानि होती है, पारिवारिक रूप से भी हानि होती है। तो ये कई सारे रीजन है, ताकि इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि वाहन चलाते समय किसी भी उपकरण जैसे मोबाइल वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगला सवाल है, जब कंघी को सूखे बालों से रगड़ते हैं तो कंघी की ओर आकर्षित होने लगते हैं, इस प्रकार किसी अन्य घटना का सुझाव देते हो। देखो, जब हम कंघी को हम सूखे बालों से रगड़ेंगे बेसिकली, तो उसमें क्या होगा, जैसे हम कंघी का इस्तेमाल करेंगे सूखे बालों में, तो वहाँ पर क्या करेंगे, सूखे बाल क्या करेंगे, पॉजिटिव धनायन क्या करेंगे, वो पॉजिटिव चार्ज हो जाए, धनात्मक आवेश को ग्रहण करेंगे। और धनात्मक आवेश को ग्रहण करेंगे तो उस कंडीशन में क्या होंगे, धनात्मक और ऋणात्मक आवेशों के बीच में क्या हो जाए, अट्रैक्शन होगा, आकर्षण होगा, जिसकी वजह से ये क्या होता है, उस कंडीशन में वो क्या करते हैं, बाल जो होते हैं वो क्या करते हैं, कंघी की ओर आकर्षित होते हैं। तो मेन रीजन ये होता है आपके अट्रैक्शन होने का, आकर्षित होने का। अगला सवाल है आपके, ब्रेल लिपि पद्धति। देखो, ब्रेल लिपि पद्धति साक्षु विकृति वाले व्यक्तियों के लिए लोकप्रिय है, सघन कैसे सुझाव। देखो, ब्रेल लिपि पद्धति किन लोगों के लिए, जो अंधे व्यक्ति हो, अंधे लोगों के लिए ये ब्रेल लिपि लाई गई थी। जो अंधे लोग हो, जो देख नहीं सकते हो, पढ़ नहीं सकते हो, उन अंधे लोगों के लिए ब्रेल लिपि पद्धति लाई गई थी, ताकि उस पद्धति से उस चीज़ों को वो महसूस कर सके, शब्दों को महसूस कर, लिखे हुए शब्दों को, वर्णों को महसूस कर सके, उसको पढ़ सके, उसको समझ सके। तो ये ब्रेल लिपि ऐसे लोगों के लिए लोकप्रिय हुई थी। अगला सवाल है आपका, उद्योगों में कोयले के प्रक्रम से किन्हीं दो उपयोगी उत्पादों के नाम और उनके उपयोगों को सारणी में लिखिए। तो देखिए, कोयले के अंदर बात की जाए तो यहाँ पर उत्पाद जैसे कि आपके कोलतार है, कोक है, तो ये जैसे ये आपके बिटुमिन्स है, ये क्या है आपके, जैसे कि आपके पैराफिन मोम्स वगैरह, ये सारे पेट्रोलियम उत्पादक हैं। अब कोल क्या काम करता है, कोक क्या काम आता है, स्टील के उत्पादन के अंदर या उसके कोयला गैस बनाने के लिए कोल का इस्तेमाल किया जाता है। बिटुमिन्स क्या होता है, बिटुमिन्स का उपयोग बेसिकली रोड के निर्माण में इस्तेमाल किया जाता है। तो ये आपको इसके उपयोग लिखने थे। अगला सवाल है आपका, जैव संरक्षण है तो निर्मित दो अभ्यारण्यों के नाम। देखो, दो अभ्यारण्य की बात करें तो हमारे राजस्थान के अंदर अभ्यारण्य जैसे कि एक तो आपका रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो आपके सवाई माधोपुर के अंदर है। इसके अलावा आपके केलादे राष्ट्रीय उद्यान जो आपके कहाँ पर है, भरतपुर के अंदर है। सरिस्का अभ्यारण्य जो अलवर के अंदर है। ऐसे कई। अगला सवाल है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं हम।
अच्छा, यहाँ पर दे रखा है आपके किशोरावस्था में शरीर की वृद्धि और विकास के लिए संतुलित आहार क्यों आवश्यक है। देखो, किशोरावस्था में संतुलित आहार क्यों आवश्यक है, क्योंकि किशोरावस्था एक ऐसी अवस्था है जिसमें काफ़ी हद तक मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से लड़कियों में ज़्यादा परिवर्तन, चेंज देखने को मिलते हैं। तो शरीर की वृद्धि के लिए, शरीर के विकास के लिए, शरीर में सभी पोषक तत्वों की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, जल, मिनरल्स वगैरह, जितने भी पोषक खाद्य, फूड फाइबर्स वगैरह, जितने भी पोषक तत्व होते हैं, इन सभी की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए किशोरावस्था में शरीर की वृद्धि, शरीर की विकास, शरीर में मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से वृद्धि और विकास और डेवलपमेंट के लिए हमें क्या है, आपके संतुलित आहार की आवश्यकता पड़ती है। फिर चलते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है, ये हो गया है। अगला सवाल है हमारा, पेट्रोलियम के परिष्करण से प्राप्त विभिन्न उत्पादों और उपयोगों को एक सारणी बनाकर लिखिए। देखो, पेट्रोलियम के परिष्करण से विभिन्न उत्पाद, जैसे कि मैं बता देता हूँ, जैसे कि आपका मैंने बताया ना, पैराफिन मोम हो गया, आपके पेट्रोल हो गया, पेट्रोल, डीजल हो गया, एलपीजी हो गया, सीएनजी हो गया, बिटुमिन हो गया। ये सारे के सारे क्या है, आपके उत्पादक है पैरा, और इनके सभी के सभी अलग अलग उपयोग है। पैराफिन का एलपीजी का उपयोग कहाँ होता है, सीएनजी का उपयोग कहाँ होता है, बिटुमिन का मैंने पिछले सवाल में उपयोग बताया, पेट्रोल डीजल का आपको उपयोग पता ही है। तो ये सारे के सारे आपको नाम लिख के उनके उपयोग लिखने थे। अगला सवाल है, ऐसे दो कारणों का उल्लेख कीजिए जिसमें कारण पक्ष प्रतिवर्ष विश्व के एक भाग से दूसरे भाग में उड़कर अन्य स्थानों पर जाते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, कारण क्या होता है, एक तो आपके जब किसी भी स्थान पर जब कोई मौसम उनको, शरीर को उस हिसाब से अगर उनको अनुकूल नहीं हो तो उस कंडीशन में वो क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। दूसरा कारण होता है प्रजनन की दृष्टि से, प्रजनन या जनन की दृष्टि से भी वो क्या करते हैं, ऐसे स्थान को चूज़ करते हैं जहाँ पर वो उनके लिए अनुकूल हो। तो ये कुछ ऐसे कारण हैं जिसके वजह से क्या होते हैं, पक्षी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। अगला सवाल है, एक किशोरों को नशीले दवाओं की लत लग गई, इस लत को छुड़ाने के लिए आप क्या सुझाव दोगे। तो देखो, पहली बात तो नशीले पदार्थ शरीर के लिए बहुत ही नुकसानदायक होते हैं। नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। इससे पारिवारिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से जन धन की भी हानि होती है और वो अपने करियर पर फोकस नहीं कर पाता है। उसका जीवन कहीं ना कहीं नशीले पदार्थों के सेवन से कहीं ना कहीं इसका ऊपर शारीरिक रूप से बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ता है और वो अपने अपने जो भी अपना जो लक्ष्य है जीवन का, उस हिसाब से उसके ऊपर सुझाव नहीं, उसके ऊपर वो उतना फोकस नहीं कर पाता है। तो काफ़ी हद तक इससे काफ़ी नुकसान होते हैं। तो इसलिए नशीले पदार्थों से हमें दूर रहना चाहिए किशोरावस्था के अंदर। अगला सवाल है, मादा जनन तंत्र के दो अंगों के नाम लिखिए। मादा जनन तंत्र के दो अंगों के नाम की बात करें तो जैसे कि आपका मादा जनन तंत्र की बात करें तो आपके नर जनन तंत्र दे रखा है। तो नर जनन तंत्र की बात करें तो इसमें अगले सवाल में चलते देखते हैं। नर जनन तंत्र की बात करें तो इसमें देखो, एक तो आपका वर्षण है, वर्षण नर तंत्र है, और इसके अलावा आपके शुक्राणु नर के द्वारा स्त्रावित होते हैं, तो शुक्राणु हो गए। इसके अलावा शुक्रवाहिनी, शुक्राशय, ये कुछ आपको भागों के नाम लिखने थे और आपको क्या करना था, एक नर जनन तंत्र शुक्राणु का आपको चित्र बनाना था। तो देखो, इस प्रकार से आपको एक नर जनन तंत्र का क्या करना था, आपको एक चित्र का निर्माण, जो आपके बुक के अंदर ये सिरे वाला भाग है, मध्य भाग है, ये पूंछ वाला भाग है, तो ये इस प्रकार से शुक्राणु का आपको एक चित्र बनाना था। अगला सवाल है, यदि आपके जीवन से घर्षण समाप्त हो जाए तो आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़े। भाई, घर्षण समाप्त हो गया तो हम लिख नहीं पाएंगे, गति नहीं कर पाएंगे, मूवमेंट नहीं कर पाएंगे, हम किसी भी वाहन को रोक नहीं पाएंगे, ब्रेक नहीं लगा पाएंगे। तो कई सारे चीज़ें होती है जिससे हमारे ऊपर घर्षण कम होने की वजह से बुरा असर पड़ेगा। किसी बर्तन की तली पर पानी द्वारा लगाए जाने पर दाब पानी के स्तंभ की ऊंचाई पर निर्भर करता है, प्रयोग द्वारा समझाइए। देखिए, इसको हम देखते हैं। इसके लिए मैं बता देता हूँ, जैसे कि हमने एक बोतल है, ये बोतल है हमारे पास, ये एक बोतल है। इस बोतल के अंदर हमने एक पानी ले लिया और यहाँ पर हमने हॉल कर दिया, उसमें नली को जोड़ दिया, यहाँ पर हमने गुब्बारा लगा दिया। अब मान लो यहाँ से जब हम पानी ज़्यादा भरते रहेंगे, मान लो हमने पानी ज़्यादा भर दिया, यहाँ से पानी जैसे जैसे उस गुब्बारे में जाएगा वो फूलता रहेगा, गुब्बारे का साइज क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो कहीं ना कहीं जब हमने ये क्या कर रहा है, जैसे पानी उसमें भरा तो उसकी ऊंचाई पर क्या लग रहा है, ये पानी की स्तंभ की ऊंचाई पर दाब क्या कर रहा है, उस पर निर्भर कर रहा है। जैसे जैसे भरा जाएगा ये गुब्बारे का साइज बढ़ता जाएगा और जैसे ये ज़्यादा मात्रा में तो इसका साइज आकर धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। तो ये क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं लगाया गया नया दाब क्या कर रहा है, पानी की स्तंभ की ऊंचाई पर निर्भर करता है।
यहाँ पर दे रखा है नर जनन तंत्र था, यहाँ पर मादा जनन तंत्र दे रखा है। तो मादा जनन तंत्र के भाग जैसे कि आपके अंडाशय हो गया, गर्भाशय हो गया, अंडवाहिनी हो गई, ये वजाइना वाला योनि वाला भाग हो गया। तो ये आपको 2 भाग लिखने हैं। तो और आपको एक मादा जनन तंत्र का एक चित्र बनाना था। अगला सवाल दे रखा है, एक गिलास के बाहरी भाग पर तेल की परत चढ़ी है, तो इससे हाथ पकड़ना आसान होगा अथवा कठिन? कठिन होगा, क्योंकि वहाँ पर अगर घर्षण होगा, फिसलन ज़्यादा होगी, तो वहाँ पर क्या होगा, गिरने की संभावना। चिकनापन होता है तो चिकनापन में घर्षण कम होगा, और घर्षण कम होगा तो वहाँ पर क्या होगी, फिसलने की संभावना रहेगी और वो नीचे गिरने की संभावना रहेगी। 2 वस्तुओं के बीच अनोन्य क्रिया के कारण बल लगता है, इस कथन को स्पष्ट करने के लिए दैनिक जीवन संबंधी को उदाहरण लिखिए। तो कहीं ना कहीं आपको पता ही है कि घर्षण बल तो क्या लगता है, बेसिकली स्पष्ट करने के लिए क्या बल लगता है, 2 वस्तुओं के बीच में जब तक संपर्क नहीं होगा बल, जैसे कि हमें किसी भी गेट को खोलना है तो हमें उसको खींचना पड़ेगा, ये एक प्रकार से उदाहरण हो गया। किसी भी भारी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए हमें पीछे बल लगाना पड़ेगा, उसको धक्का देना पड़ेगा। तो वस्तु और हमारे बीच में क्या एक प्रकार से क्रिया हो रही है, उस दरवाजे और हमारे बीच में क्या हो रही है, क्रिया हो रही है, बल लग रहा है। तो ये इस प्रकार से हमारे दैनिक जीवन में क्या है, बल का इंपॉर्टेंस है। आपके पेपर का ये आखिरी सवाल था, विद्युत का चालन इसको प्रदर्शित करने के लिए परिपथ का चित्र बनाइए और 4 द्रव्यों के नाम लिखिए जो विद्युत का चालन करते हैं। तो आपको क्या करना था, इस प्रकार से एक चित्र बनाना था। यहाँ पर एक बैटरी जोड़नी थी इस प्रकार से, और इस प्रकार से आपको एक यहाँ पर बीकर लेना था। बीकर के अंदर आपको 2 इलेक्ट्रोड जोड़ने थे। ये इलेक्ट्रोड, ये वाला इलेक्ट्रोड, इसके अंदर आपको क्या करना था, इसके अंदर आपके जब धारा का प्रवाह करोगे इस प्रकार से, तो इस प्रकार से एक चित्र बनाना था। और 4 आपको क्या करने थे, द्रव्यों के नाम लिखने। तो कोई भी 4 द्रव जहाँ जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है। आगे और भी सवाल है। देखो यहाँ पर एक अच्छा सवाल दे रखा है, तो चित्रों को देखो, उत्तर दीजिए। ए, सी, बी और एन। तो एन सी, तो ए सी किस, ये किरण ये इसके बराबर होगी, तो एन सी किसके बराबर होगी, सी बी के बराबर होगी। ए सी कौन सी किरण है, तो ये भी किसके बराबर होगी, सी और बी के बराबर होगी। अब सी बी, अब ये वाली किसके बराबर होगी, ए सी के बराबर होगी, और सी बी किसके बराबर होगी, सी ए के बराबर होगी। तो इस प्रकार से आपको ये बनाना था, सिंपल सा था चित्र। विद्युत लेपन की प्रक्रिया को चित्र द्वारा समझाइए। तो विद्युत लेपन के लिए आपको क्या करना था, जो चित्र था इस प्रकार से बनाना था आपको। इस प्रकार से यहाँ पर एक बीकर लेना था, इसके अंदर 2 प्लेटें लगानी थी इस प्रकार से। इसके अंदर ये प्लस की, ये माइनस की, ये कॉपर की प्लेट है प्लस और ये माइनस की है, इसमें जलीय विलयन के अंदर डालना था। इसमें इसके अंदर क्या करना था, इस प्रकार से आपको चित्र बनाना था। और विद्युत लेपन क्या होता है, किसी भी धातु को जंग से बचाने के लिए उसके ऊपर परत चढ़ाई जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, बेसिकली विद्युत लेपन कहते हैं। तो इस प्रकार से आपको एक चित्र बनाना था। तो ये था पेपर कक्षा 8 का, और बहुत अच्छा पेपर था, शानदार पेपर था। उम्मीद है कि आपने अच्छे से इसको सॉल्व किया होगा, समाधान किया होगा। तो चलिए मिलते हैं अपने एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।